हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और अंतिम समय आ चुका है यूपी आरओ के लिए। करीब करीब सिर्फ 13 से 14 दिन बचे हुए हैं। 27 जुलाई को आपका एग्जाम आ चुका है, बहुत ही नियर बाई आ चुका है। और यहाँ पर संस्कृति आईएएस के हम सामान्य अध्ययन के जीएस के हम यहाँ पर फुल टेस्ट सीरीज लगाएंगे आज, जो कि 140 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में हिंदी के भी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हिंदी के क्वेश्चनों की अलग वीडियो बना देते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप सिर्फ हिंदी देखते हो, इसलिए आपके लिए हिंदी अलग बना देते हैं। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एक बार जोरदार तरीके से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं, क्योंकि जूम में क्या रहता है, आप लोग क्लियर दिखाई देता है और फिर कोई भी दिक्कत यहाँ पर होती भी नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल की बात कर रहा है कि जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं किस स्थान से मिले हैं। तो हम स्थान की बात की जाए तो हम कहेंगे बागौर से मिले हैं। बागौर से, कहां से मिले हैं? बागौर से मिले। अब बागौर कहां है? तो बागौर आपका राजस्थान राज्य में है। राजस्थान में भी भीलवाड़ा जिले में है। कहां पर है? भीलवाड़ा हम कहेंगे जिले में है। तो हम कहेंगे कहां से मिले हैं पशुपालन के मध्य पाषाण काल में? बागौर राजस्थान से, भीलवाड़ा जिले से आपके पशुपालन के प्रमाण को प्राप्त यहां पर किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल से गर्तवास के साक्ष्य मिले हुए हैं। कैसे गर्तवास मतलब कि गर्त आवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो बुर्ज होम से मिले हैं। कहां से? बुर्ज होम से आपके गर्त आवास के जो साक्ष्य हैं वो आपके मिले हुए हैं। और जो बुर्ज होम की बात करें तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है स्थित है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इन चारों में से हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? अगर आप बात करें, धौलावीरा हड़प्पा स्थल है, लोथल भी हड़प्पा स्थल है, चंदूदड़ो भी आपका हड़प्पा स्थल है। सोहगोरा क्या है? सोहगोरा। सोहगोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के किनारे एक गांव है, जो कि मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख यहां से मिला हुआ है सोहगोरा से। तो सोहगोरा जो है आपका हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक खोज है। कौन से प्राचीन स्थल की जो खोज है कहां पर कैसे की गई है, चलिए बात करेंगे। जैसे हम प्राचीन स्थल और अगर हम पुरातात्विक खोज की बात करें यहाँ पर, तो आपका लोथल से गोदीवाड़ा मतलब कि डॉक यार्ड मिला है। क्या मिला है? डॉक यार्ड मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा, मतलब कि बंदरगाह। ठीक है। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से हम कहेंगे जुता हुआ खेत मिला हुआ है। धौलावीरा से बात करें तो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनावली से बात करें तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिक्रिया यहाँ पर मिली हुई है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ वेद हैं और एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन सा वेद किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? वैसे इसमें पूछे कितने युगम सही है, बट हम चारों सही मिला लेते हैं। ऋग्वेद की बात करें तो ऐत्रेय सही है, सामवेद की बात करें तो पंचवेद सही है, अथर्ववेद की बात करें तो गौपद सही है, और यजुर्वेद की बात करें शतपथ सही है। तो हम कहेंगे चारों के चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेदिक काल में पढ़ी कौन है? ऋग्वेदिक काल में पढ़ी किस वर्ग के नागरिकों के लिए प्रयोग किया जाता था? तो ऋग्वेदिक काल में पढ़ी किस वर्ग के नागरिकों के लिए प्रयोग किया जाता था? तो हम कहेंगे व्यापारी वर्ग के लिए। किसके? व्यापारी वर्ग के लिए प्रयोग जो है वो किया जाता था। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बुद्ध के जीवन से किन किन का राज्यों का संबंध था? तो हम कहेंगे बुद्ध के जीवन से जो है आपका यहाँ पर एक तो कौशल का था, दूसरा आपका मगध का था। किसका? कौशल एवं मगध का बुद्ध के जीवन से था, अवंती एवं गांधार का नहीं था। ऑप्शन आपका रहेगा सी वाला। केवल 3 और 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। महात्मा बुद्ध के बारे में सही ऑप्शन कौन सा है? बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे ए वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन सही है। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सर आप एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हो? एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हैं क्योंकि हम 200 से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं, सभी में एक्सप्लेन किया हुआ है। अंतिम समय में एक्सप्लेन का काम नहीं होता है, अंतिम समय में हमें फास्ट रिवीजन का काम होता है, क्योंकि फुल टेस्ट सीरीज लग रही है, फास्ट रिवीजन का काम होता है। तो ध्यान रखिएगा। चैनल को एक बार जोरदार तरीके से सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो चीजों को। यहाँ पर टेस्ट सीरीज हैं, आपकी कोर्सेज हैं, तो आपको ज्वाइन जरूर एक बार कर सकते हो। यूपीएससी नट डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दी है। नेक्स्ट आता है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में विचार करें। भारत की कौन सा कथन यहाँ पर सही है? भारत के धार्मिक इतिहास के बारे में स्थाविरवाद संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है, करेक्ट है।
लोकोत्तरवादी, कौन सा है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक शाखा से संबंधित है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हम कहेंगे हाँ भैया दोनों कथन सही है, तो ए वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों कथन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित में से कितनी युग्म यहाँ पर सही है। चलिए हम सभी मिला लेंगे। मृच्छकटिकम की बात करें शूद्रक संबंधित सही है, बुद्ध चरित्र की बात करें तो अश्वघोष सही है, अब मुद्र राक्षस की बात करें विशाखदत्त सही है, और हर्ष चरित्र की बात करें तो बाणभट्ट चाहिए। तो हम कहेंगे भैया ए वाला रहेगा, 1 2 3 4 हमारे सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पर बात कर रहा है कितने ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखते हैं, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगौड़े ख्वारिज़्म उपराज्य की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था, बिल्कुल करेक्ट है। देवराज द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो हमारा बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कह रहा है कि इसने लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू किया था। अरे भाई, इसने पूरी सल्तनत में लागू नहीं किया था समान रूप से, बल्कि इसने भूमि की पैमाइश के आधार पर किया था। तो पहला वाला गलत हो गया। इसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था, हाँ बिल्कुल सही है। इसने प्रांतों के अधिकारों के जो गवर्नर थे उनको अधिकारों से वंचित यहाँ पर कर दिया था। तो केवल दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए विचार कर लेते हैं, क्या विचार करना है। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। भैया आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी क्या? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में की गई थी। कहां पर की गई थी? 1875 में की गई थी और बंबई में की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय 1877 में बनाया गया था लाहौर में। तो पहला वाला गलत हो गया। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन को चलाया था, हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। ऑप्शन हमारा केवल दूसरा वाला सही रहेगा, पहला वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय आपके महिला अध्यक्ष की बात करें तो आपकी एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी, ना कि आपकी यहाँ पर सरोजनी नायडू थी। तो पहला वाला गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो केवल आपका ऑप्शन जो है वो बी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस वंश के द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? किस वंश में सबसे ज्यादा महिलाओं को सबसे ज्यादा जो है प्रशासन के लिए उच्च पद दिए जाते थे? तो हम कहेंगे चालुक्य में। चालुक्य वंश था, महिलाओं को प्रायः उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। एकता प्रणाली के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो एकता प्रणाली के बारे में विचार करना है। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल करेक्ट है। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ए और बी दोनों सही है, तो हमारा रहेगा सी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अलाई दरवाजा के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अलाई दरवाजा के बारे में विचार करना है तो इसका निर्माण लाल पत्थर एवं संगमरमर से किया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके चारों दीवारों में एक घोड़े के नाल के आकार का मेहराब प्रवेश द्वार बना हुआ है। इस तरीके से आप देखोगे घोड़े के नाल के आकार का जो है इसमें पत्तियां भी लगी हुई हैं, मेहराब द्वार जो है बना हुआ है। तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो बी वाला यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के बारे में विचार करना है, सही ऑप्शन कौन सा है। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, करेक्ट है। जो मनसबदार थे वो सेना के पदाधिकारी हो ऐसा उचित यहाँ पर नहीं था, बिल्कुल सही बात लिखा है। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण हो किया जाता था, हम कहेंगे हाँ ये भी बात ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है, बी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। सूची 1 और सूची 2 है, युद्ध है और संधि है। कौन सा युद्ध किस संधि के लिए जाना जाता है? जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो एक्सला सापेल की संधि के लिए जाना जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो पेरिस की संधि के लिए जाना जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो अननायक युद्ध के लिए जाना जाता है। और प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें तो ब्रिटिश हार के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन घटनाओं पर विचार करने को एक कार्यक्रम में व्यवस्थित यहाँ पर करना है। जैसे बात करें सबसे पहले यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले सहायक संधि आएगी। क्या आएगी? सहायक संधि। अब सहायक संधि का जैसे ही नाम आता है तो आप कब की कहोगे? सहायक संधि। हम कहेंगे सबसे पहले 1798 से सही है। क्या है? 1798। उसके बाद क्या आएगा? सती प्रथा पर प्रतिबंध आएगा। सती प्रथा का जो प्रतिबंध है अगर कभी आ जाए तो आप क्या कहेंगे? सती प्रथा का प्रतिबंध जो है 1829 से संबंधित है। उसके बाद क्या आएगा? अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय की गई थी और सिंध विजय की बात की जाए कब की गई थी तो हम कहेंगे 1843 में की गई थी। और अंतिम में अवधि का विलय आएगा
था। अवध का विलय आपका 1856 से संबंधित है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित संगठन और संस्थापक इनमें से कौन सा सही नहीं है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अगर बात करें कौन थे संस्थापक, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक राधाकांत देव थे, करेक्ट है। पूना सार्वजनिक सभा के आपके संस्थापक एमजी रनाडे थे, ये भी करेक्ट है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक गुजलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी थे, ये भी करेक्ट है। इंडियन लीग के आपकी बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, बल्कि शिशिर कुमार घोष थे। कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। तो आपको ध्यान रखना है, इंडियन लीग के कौन थे? शिशिर कुमार घोष संस्थापक थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला जो है गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। स्वदेशी आंदोलन के बारे में कौन सा गलत है? महिलाओं में इसमें सक्रिय रूप में भाग लिया था, करेक्ट है। इसमें किसानों ने सक्रिय रूप में भाग नहीं लिया था, ये भी करेक्ट है। यह शहरों के उच्च मध्यम वर्ग तक ही सीमित था, ये भी करेक्ट है। मुसलमानों ने इसमें सक्रिय भाग लिया था, नहीं, मुसलमानों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला जो गलत है, मतलब कि वही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है उसकी बात कर रहा है। जैसे बात करें, अभिकथन कहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी उसमें किसान के द्वारा लगान सीधे सरकार को मिलता था, बिल्कुल करेक्ट है। कारण बताता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को जमीन का मालिक माना जाता था, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा ए वाला सही रहेगा, ए आर दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, इनमें से दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। अलीपुर अगर षड्यंत्र केस की बात की जाए तो 1908 संबंधित है, कब है? 1908 से संबंधित है। वहीं अगर बात करें हावड़ा षड्यंत्र की तो हम कहेंगे 1910 संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र की बात करें तो आपका 1915 संबंधित है, और बात करें नासिक षड्यंत्र की तो 1909 संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा रहेगा? यहाँ ऑप्शन वहां पर रहेगा 1 4 2 3, सी वाला जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हालांकि डेट लिख देते हैं तो ऑप्शन में आपको याद नहीं करना होगा, आपको सीधा बस अपनी याद करना है। अलीपुर षड्यंत्र 1908, नासिक षड्यंत्र 1909, हावड़ा षड्यंत्र 1910 और लाहौर षड्यंत्र 1915 ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में लड़े गए युद्धों को एक कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत में लड़े गए जो युद्ध उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे अंबर का युद्ध की बात करें, आपका अंबर का युद्ध है 1749 में लड़ा गया था, अगस्त 1749 में। प्लासी का युद्ध की बात किया तो जून 1757 में लड़ा गया था, कब? जून 1757 में। बांडीवास के युद्ध की बात की जाए तो जनवरी 1759 में लड़ा गया था, और बक्सर के युद्ध की बात की जाए आपका अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन आपका बी वाला रहेगा कि एक सिक्वेंस यही लगे हुए हैं, 1749, 1757, 1760, 1764, आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि मैडम भीकम जी कामा कौन है? मैडम भीका जी कामा के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो मैडम भीकम जी कामा की बात कर रहा है कि 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने फहराया था। तो आपको ध्यान रखना है, मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। इनके माता पिता पारसी थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो है जर्मनी में फहराया था, ना कि पेरिस में। कहां पर इन्होंने? जर्मनी में फहराया था, ना कि पेरिस में फहराया था। तो हमारा ऑप्शन रहेगा पहला वाला गलत है। मैडम कामा दादा भाई नेहरू जी की निजी सचिव भी रह चुकी थी, हाँ ऑप्शन दूसरा सही है। तो ऑप्शन जो है बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेतृत्वकर्ता और स्थान है, कौन सा स्थान पर किसने नेतृत्व किया। जैसे मनीराम दीवान की बात करें, इन्होंने असम में नेतृत्व किया था। नाना साहेब की बात करें, इन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला खान की बात किया तो लखनऊ में नेतृत्व किया था, और नवाब हामिद अली खान की बात करें तो उन्हें दिल्ली में नेतृत्व किया था। ऑप्शन यहाँ पर हमारा रहेगा डी वाला जो है यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व घटित कुछ घटनाएं हैं, उन पर विचार कर एक साल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बात करें यहाँ पर बंगाल का सिपाही विद्रोह की जैसे ही नाम आता है तो हमारा याद आने लगता है सिपाही विद्रोह 1764। कच्छ का विद्रोह का जैसे ही नाम आता है कच्छ का विद्रोह का जैसे ही नाम आता है तो 1819 से लेकर 1831 संबंधित है। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह का नाम आएगा तो 1806 संबंधित सही है, और संथाल विद्रोह 1855-56 में आपका यहाँ पर सही है। तो इनको आपको एक डेट वाइज याद कर लेना है, एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आंदोलन है और वर्ष से कौन सा आंदोलन किस वर्ष हुआ था। जैसे रंपा विद्रोह की बात करें, कौन सा रंपा विद्रोह की बात करें 1879-80 के दशक में हुआ था। पावना विद्रोह की बात करें 1873-76 में दशक में हुआ था। बंगाल नील विद्रोह की बात की जाए, बंगाल नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था, और जयंतीय विद्रोह की बात किया तो 1860-63 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी रहेगा, चारों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही मिले हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, वुड डिस्पैच के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, बिल्कुल बात ठीक है। इसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की, नहीं ये आपका गलत है, अंग्रेजी की सिफारिश नहीं की गई थी। अनुदान की यहाँ पर पद्धति की सिफारिश की गई थी, किसकी? अनुदान पद्धति की सिफारिश तो की गई थी, लेकिन
अंग्रेजी की नहीं की गई थी, तो केवल आपका बी वाला रहेगा, केवल एक ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा कहाँ राज्य से नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा की बात करें किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो हम कहेंगे आंध्र प्रदेश से गुजरती, उत्तर प्रदेश से गुजरती, छत्तीसगढ़ से गुजरती, लेकिन भैया महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कितने राज्यों से गुजरती है अगर हम बात करें तो 151 में लिख दूं तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका अंत में आंध्र प्रदेश से आपकी ये गुजरती है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र और तेलंगाना से नहीं गुजरती है, ठीक है। प्रमुख लोकगीत हैं और क्षेत्र कौन सा प्रमुख लोकगीत के क्षेत्र से संबंधित है, जैसे बात करें लावनी, लावनी आपका पश्चिमी क्षेत्र संबंधित है। होरी की बात करें ब्रिज क्षेत्र संबंधित है। संस्कार गीत की बात करें अवध क्षेत्र संबंधित है। और चौलार की बात की जाए तो पूर्वांचल संबंधित है। बी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ लोक नृत्य है और क्षेत्र कौन सा लोक नृत्य के क्षेत्र से संबंधित है, जैसे कठघोड़वा नृत्य की बात करें तो पूर्वांचल से संबंधित है। कर्मा नृत्य की बात करें तो मिर्जा सोनभद्र से संबंधित है। यहाँ पर आता है जोगनी नृत्य, जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र से संबंधित है। और ख्याल नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि हथनी कुंड बैराज कौन सा है, हथनी कुंड बैराज के संदर्भ बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। हथनी कुंड बैराज की बात करें सहारनपुर के पास यमुना नदी पर वर्ष 1872 में इसका निर्माण जो है किया गया था, करेक्ट है। यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगर बात करें 5 राज्यों की, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की यह परियोजना है 5 राज्यों की। तो ऑप्शन रहेगा हमारे दोनों ऑप्शन सही है, तो 1, 2 ऑप्शन हथनी कुंड बैराज के बारे में ऑप्शन जो है करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर लकड़ी पर नक्काशी का काम किया जाता है, किस स्थान पर लकड़ी पर नक्काशी का काम किया जाता है उत्तर प्रदेश, हम कहेंगे सहारनपुर में किया जाता है। कहां पर, सहारनपुर इसके लिए जाना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मतलब कि राष्ट्रीय औसत को जो लिंगानुपात है, भारत का औसत लिंगानुपात कितना है, पहले तो ये याद होना चाहिए 143 है ना। अब बात कर रहा है कि राष्ट्रीय औसत से लिंगानुपात ज्यादा है, कहां का ज्यादा है, तो हम कहेंगे झारखंड का ज्यादा है। झारखंड का कितना लिंगानुपात है, 949 है, 943 से 949 ज्यादा हो गया। अगर बात करें गुजरात का कितना है तो 919 है। मध्य प्रदेश का पूछे जाए तो 931 है। और वही महाराष्ट्र का पूछे जाए तो 929 है। बाकी आप सभी याद कर लो। और औसत लिंगानुपात हमारे भारत का 943 है। बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक में जनघनत्व सर्वाधिक है, किस एक में जनघनत्व सबसे ज्यादा है, तो हम कहेंगे चंडीगढ़ में जनघनत्व सबसे ज्यादा है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर का अंतराल जो है कितना है। पुरुष एवं महिला साक्षरता दर का जो अंतराल कितना है, तो हम कहेंगे 16.30% कितना है, पुरुष और महिलाओं का साक्षरता दर का अंतराल 16.30% है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस दशकीय वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है, न्यूनतम रही किस वर्ष रही है, 2001 से 2011 के दौरान जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो न्यूनतम रही है। 2001 से 2011 के दौरान 17.7% रही थी, ध्यान रखिएगा। 1991 और 2001 के बीच में बात करें तो 21.54% रही थी। 1981 से 91 की बात करें तो 23.87% रही थी। और आपकी बातें करें यहाँ पर 1961 से 71 में 24.80%। सबसे कम कब रही है, तो आपकी 2001 से 2011 के दौरान रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है, तो कौन से राज्य की रही है न्यूनतम, तो हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की रही है। कितना आंध्र प्रदेश की रही है, तो 10.98% आंध्र प्रदेश की रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में की जा रही है महात्मा बुद्ध के नाम से कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना, तो हम कहेंगे कुशीनगर में की जा रही है। कहां पर, कुशीनगर में किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया है, तो देश का पहला है हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय और ये उत्तर प्रदेश में स्थान पर स्थापित हो रहा है, तो वाराणसी में स्थापित यहां पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में MSME विभाग द्वारा स्वीकृत 2 निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है, तो यहां पर एक तो सहारनपुर है, दूसरा आपका मुरादाबाद है। यहां पर MSME के द्वारा 2 निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना को यहां पर किया जा रहा है सहारनपुर और मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ पर विचार करें और इनमें से कौन से ऑप्शन यहां पर हमारे जो है वो करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं। बजट 2025-26 का 22% हिस्सा बुनियादी ढांचा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए निर्धारित किया गया है, करेक्ट है। बजट 2025-26 में राजकोटीय घाटे का लक्ष्य की बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है, तो हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी हो गई है, कुल सौर ऊर्जा स्थापित
उत्पादक क्षमता की बात करें कितनी हो गई, तो हम कहेंगे 2653 मेगावाट हो चुकी है। कितनी? 2653 मेगावाट हो चुकी है। नेक्स्ट आता है कि धनौरी वेटलैंड के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। धनौरी वेटलैंड के बारे में विचार करना है। यह वेटलैंड गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट के पास में स्थित है। करेक्ट है। यह लुप्तप्राय सारस कैरन के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में जाना जाता है। दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा एक और दो बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। बात करेंगे राम मंदिर परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है कारण की सुरक्षा उत्कृष्टता स्वॉर्ड ऑफ ऑनर उन परियोजनाओं को दी जाता है जो 5 सितारा सुरक्षा रेटिंग प्राप्त करती है। हमारा कहेंगे दोनों करेक्ट है, तो ए और दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हमारा सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया है। देश का पहला है टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र और उत्तर प्रदेश में जो है कानपुर देहात में लगाया जा रहा है। कानपुर देहात में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे बात करें उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास बिजमई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। बिल्कुल करेक्ट है। यह फैक्ट्री डीआरडीओ द्वारा स्थापित की जा रही है? नहीं, यह डीआरडीओ के द्वारा स्थापित यहाँ पर नहीं की जा रही है। केवल आपका ऑप्शन एक पहला रहेगा। क्यों? क्योंकि ये भारत हैवी किसके द्वारा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा इसको जो है निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, स्थापित जो है किया जा रहा है, ना कि डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट के रूप में स्थायी रूप में नामित किया गया है, तो हम कहेंगे तनुष्का सिंह को नामित किया गया था। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इन नदियों में 3 कृष्णा की सहायक नदी है लेकिन एक नहीं है, तो भीमा, कोयना और मूसी कृष्णा की सहायक है। मंजरा की बात करें तो यह गोदावरी की सहायक है। इसकी गोदावरी की सहायक है, ना कि कृष्णा की सहायक है। आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित दर्रों को कौन सा युग्म यहाँ पर सिक्किम में अवस्थित है। तो यहाँ पर कुछ पासेस हैं, जो दर्रे हैं वो सिक्किम में हैं। कौन से हैं? तो एक तो जयलेपला है और एक नाथुला। 2 दर्रे आपके कहां पर है? सिक्किम में, और सामरिक रूप से इनका बहुत महत्व है। जयलेपला, नाथुला आपके कहां पर है? सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि बाहाकोड को आंतरिक कोड से किस तरंग के वेग में अंतर के आधार पर अलग किया जाता है। तो बाहाकोड एवं आंतरिक कोड की बात कर रहा है। बाहाकोड एवं आंतरिक कोड किस तरंग वेग में अंतर के कारण अलग किया जाता है, तो हम कहेंगे पी तरंग के कारण। कौन सी? पी तरंग के कारण जो है अलग यहाँ पर प्राथमिक तरंग का अलग किया जाता है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात करें गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड से गुजरती है। ऊपर बताया था मणिपुर राज्य से नहीं गुजरती है। ध्यान रखना है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य जो है शामिल है। मणिपुर राज्य शामिल नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। जैसे बात करें गोंडवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। करेक्ट है। अधिकांश लोह धात्विक और अलोह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। दोनों ऑप्शन सही है, तो बी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 और सूची 2 है। तांबा क्षेत्र है और राज्य कौन सा तांबा क्षेत्र किस राज्य में है। जैसे मलाजखंड की बात करें मध्य प्रदेश राज्य में है। चंद्रपुर की बात करें महाराष्ट्र राज्य में है। खेत्री की बात करें राजस्थान राज्य में है और हासन की बात करें कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन यहां पर क्या देखना है? ऑप्शन हमारा डी वाला सही रहेगा, बाकी चारों ऑप्शन मिला दिए सही मिले हुए हैं। खनन क्षेत्र और खनिज संपदा है। बात करेंगे किस खनिज से कौन संपदा संबंधित है। काला हांडी की बात करें बॉक्साइट संबंधित है। जावर की बात करें जस्ता और सीस संबंधित है। कोलार की बात करें सोना संबंधित है और मोशबानी की बात करें तांबा संबंधित है। ऑप्शन बी वाला चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का कोयला भंडार की दृष्टि से अवरोही क्रम क्या है। तो कोयला राज्यों के भंडार की दृष्टि से अवरोही क्रम की बात कर रहा है। तो झारखंड में सबसे ज्यादा, उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद सबसे कम मध्य प्रदेश। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आपका ये क्रम में अवरोही क्रम में है 2025 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट आता है कि कोयला उत्पादक क्षेत्र और खनन क्षेत्र, जैसे दामोदर घाटी कहाँ है, तो हम कहेंगे बराकर खनन क्षेत्र संबंधित है। सोन घाटी उमरिया क्षेत्र संबंधित है। गोदावरी घाटी की बात करें सिंगरेनी संबंधित है और महानदी तलचर क्षेत्र संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय कोयला उद्योग की समस्याओं के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो कोयला उद्योग की समस्याएं में कौन सा शामिल नहीं है। निम्न कोटि का कोयला और कोयला संचालन में बाधा, बिल्कुल करेक्ट है, ये तो बाधा है, समस्याएं हैं। धुलाई संसाधनों की उपयोग दक्षता में कमी होना, ये भी एक समस्या है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी एक समस्या है। सस्ती कार संचालन दर, ये कोई समस्या नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी वाला जो गलत है, मतलब कि वही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तेल शोधक कारखाना और राज्य यहाँ पर सही नहीं है। जैसे बात करें नुमालीगढ़ असम संबंधित है, तातीपाका आंध्र प्रदेश संबंधित है, कोयली आपकी महाराष्ट्र संबंधित है और आपकी बरौनी की बात करें बिहार संबंधित। तो हमारे चारों सही हैं, आपको ध्यान रखना है चारों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन एक ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। कौन सा? जैसे बात करें यहाँ पर हम कौन सा, कोयली। कोयली कहां पर है? कोयली आपकी गुजरात में नहीं, गुजरात में है ना कि आपकी महाराष्ट्र में। कहां पर है? गुजरात राज्य में है ना कि आपकी महाराष्ट्र में है। थोड़ा जल्दबाजी में बता गया, ध्यान रखिएगा, यहां पर हम भूल गए थे कि हमें मिलाना था, हम ये भूल रहे थे। ठीक है, तो नुमालीगढ़ असम में है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, बरौनी बिहार में है, जबकि कोयली आपकी गुजरात राज्य में है। आपको ध्यान रखना है, सॉरी इसके लिए माफी चाहता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैसे बात करें अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, करेक्ट है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, अब भाई धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। गोंडवाना शस्त्रों में कोयला निक्षेप पाया जाता है, ऑप्शन दूसरा गलत है, केवल आपका पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है सही है। धारवाड़ जो है आपका धात्विक अधात्विक खनिज संसाधन के लिए जाना जाता है, ना कि खनिज तेल के लिए जाना जाता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, मतलब कि गलत है। जैसे बात करेंगे यहाँ पर घाट कृपा सिंचाई परियोजना संबंधित है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना संबंधित है, इडुग्गी की बात करें तो यहाँ पर तापी विद्युत नहीं है, जल विद्युत परियोजना संबंधित। कौन सी? जल विद्युत परियोजना संबंधित है, तो सी ऑप्शन गलत था। सबरीगिरी आपकी जल विद्युत परियोजना संबंधित है, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नाभिकीय ईंधन भारत में कौन सा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो हम कहेंगे जो आपका थोरियम है। इन चारों में थोरियम जो है प्रचुर मात्रा में जो आपका यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट आता है चंबल नदी पर अवस्थित राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। तो चंबल नदी पर बनी हुई है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो हम कहेंगे राजस्थान राज्य में है स्थित है। नेक्स्ट आता है कि ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार है। जैसे कुंडनकुलम की बात करें, कुंडनकुलम की बात करें आपका परमाणु ऊर्जा के लिए जाना जाता है, चमेरा जलीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है, पतरातु तापी ऊर्जा के लिए जाना जाता है और ग्वाल घाटी आपका सौर ऊर्जा के लिए। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, गंगा नदी के द्वारा निर्मित डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण। तो गंगा नदी पर जो डेल्टा बना हुआ है किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है, हम कहेंगे चापाकार डेल्टा का उदाहरण। कैसा है? चापाकार डेल्टा का उदाहरण के रूप में इसको जाना जाता है। निम्नलिखित सागरों को लवणता की केंद्रता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले बाल्टिक सागर आएगा तो पहले नंबर पर, फिर काला सागर आएगा दूसरे नंबर पर, फिर चीन सागर आएगा तीसरे नंबर पर, अंतिम में आपका चौथा आएगा लाल सागर। तो हम कहेंगे डी वाला जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। न्यूनतम से अधिकतम है, यहाँ पर सबसे न्यूनतम है, फिर आपका अधिकतम है लाल सागर में। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सी यहाँ पर यायावर जनजाति उत्तरी फिनलैंड में निवास करती है। तो यायावर जनजाति है एक जो उत्तरी फिनलैंड में निवास करती है, उसका नाम है लेप्स जनजाति। कौन सा है? लेप्स जनजाति है, ध्यान रखिएगा। लेप्स जनजाति आपकी उत्तरी फिनलैंड में जो है निवासरत रहती है। किस प्रकार की सतह से सर्वाधिक एल्बिडो प्रक्रिया होती है, तो कौन सी सतह है? घने बादल। इन चारों में घने बादल एक ऐसा सतह है जहां से सबसे ज्यादा आपकी एल्बिडो की क्रिया जो है संपन्न यहाँ पर होती रहती है। कौन सा? एक हिमनद हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। एक हिमालय है हिमनद, हिमालय जो पीर पंजाल श्रेणी में, तो हम कहेंगे सोना पानी हिमनद है। कौन सा है? सोना पानी हिमनद जो है जो पीर पंजाल श्रेणी में आपका स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सी एक समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहते हैं। तो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को हम आइसोहाइट रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोहाइट रेखा कहते हैं। दक्षिण अमेरिका का निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन विश्व में कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कहवा पत्तन के नाम से सेंटोस को जाना जाता है। कहां पर ये? आपके दक्षिण अमेरिका में सेंटोस, जो वहां पर सबसे ज्यादा कॉफी का निर्यात जो है यहाँ पर किया जाता है, या फिर कहवा पत्तन के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। कौन सा? कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच में चलती है? एक तो मॉन्ट्रियल के बीच में और दूसरा वैंकूवर के बीच चलती है। तो बी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। उद्योग है और स्थान है, कौन सा उद्योग किस स्थान पर स्थित है। जैसे बात करें यहाँ पर बात करें कागज उद्योग के लिए, कौन सा बात करेंगे? कागज उद्योग के लिए बात करेंगे तो ओंटारियो प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग डेट्राइट प्रसिद्ध नहीं है, आपको ध्यान रखना है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए डेट्राइट जो है प्रसिद्ध नहीं है। रासायनिक के लिए टेक्सास प्रसिद्ध है और मोटर कार के लिए नगोया प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारा 1, 2, 3 सही है, तो हम कहेंगे सी वाले ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कोयला उत्पादक क्षेत्र और देश है, कौन सा कोयला उत्पादक देश क्षेत्र जो है किस देश में स्थित है। माउंट इटाबेरा की बात करें ब्राजील में है, क्रिया वायरॉक की बात की जाए तो यूक्रेन में है,
है, मेसाम्बी रेंज की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और किरुना की बात करें तो स्वीडन में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से जनजाति और स्थान है और कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। तो एक ऐसी जनजाति जिस स्थान संबंधित है, जैसे बात करें इनुट की बात करें तो इनुट जो है स्वीडन से नहीं है संबंधित, अमेरिका से संबंधित है। किसने? अमेरिका से संबंधित है। और अमेरिका में भी बात अगर करें तो हम ग्रीनलैंड से प्रॉपर जो है संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर गलत है, जबकि पुनान बोर्नियो में है, माओरी न्यूजीलैंड में है, और मयाज की बात करें ग्वाटेमाला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इन पर विचार करना है कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे विचार करें यहाँ पर हम उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, करेक्ट है। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, ये भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन दोनों ही सही रहेंगे, तो हम कहेंगे 1, 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि ओजोन परत के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ओजोन परत के बारे में विचार करना है, वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रदान करती है। अरे भाई वायुमंडल में ओजोन ऑक्सीजन प्रदान थोड़ी ना करते, तो पहला वाला गलत हो गया। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो पृथ्वी की जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर नहीं आने देती और उसको सुरक्षा प्रदान जो है लोगों को करती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, केवल दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ओजोन परत के अवक्षय के लिए कौन सी गैस जो है उत्तरदायी नहीं है। ओजोन परत के अवक्षय के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं है, बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC उत्तरदायी है, क्लोरीन भी उत्तरदायी है और हेलोजन भी उत्तरदायी है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें आपकी उत्तरदायी नहीं है। तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर उत्तरदायी नहीं है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान सभा के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। संविधान सभा के बारे में विचार करना है। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1956 में किया गया था, करेक्ट है। इसका चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा नहीं किया गया था, हम कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय प्रत्यक्ष मतदान नहीं किया गया था। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, तो बी वाला करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सी समिति और अध्यक्ष हैं जो कि सही सम्मिलित नहीं है। जैसे बात करें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, करेक्ट है। मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी थे, ये भी सही है। संचालन समिति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। लेकिन बात करें प्रांतीय संविधान समिति की, जैसी प्रांतीय संविधान समिति आती है तो HC मुखर्जी नहीं बल्कि सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। तो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर जो है गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख बात करते हैं। एक तरफ अनुच्छेद और विषय है, कौन सा अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश के द्वारा प्रख्यापित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति है, करेक्ट है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सीमाओं के सर्जन संबंधित है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल पर के द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने से संबंधित है। अनुच्छेद 169 विधान परिषदों के उत्साधन से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला जो है वो यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। बाकी मैंने मिला दिया तो आपने देख लिए होंगे। निम्नलिखित 4 युग्मों में से कितने युग्म यहाँ पर सही है? संवैधानिक प्रावधान और स्रोत है। जैसे बात करें उद्देश्य का विचार कहां से? अमेरिका से लिया गया था, करेक्ट है। राजकीय नीति निर्देशक तत्व की बात करें ऑस्ट्रेलिया से लिए गए थे। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दूसरा वाला तो गलत लिखा है, ठीक है। ऑप्शन मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करें ब्रिटेन से लिया गया था, ये भी करेक्ट है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये रूस से लिए गए थे, ये भी गलत है। ऑप्शन हमारे 2 सही रहेंगे, 2 गलत थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जैसे बात करें राज्य के गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की सुविधा दी गई है, हम कहीं करेक्ट है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार जो है करता है, बिल्कुल बात ठीक है, कर सकता है। हमारा ऑप्शन बी रहेगा क्योंकि दोनों बातें आपके आर्टिकल 15 में की गई हैं। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है? तो हम कहेंगे एकत्रित जनता, उनको हथियारों को नहीं रखना चाहिए, ये तो करेक्ट है। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, ये भी करेक्ट है। घेराव अवसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये शामिल नहीं है, ये शामिल आपका नहीं है। इस अधिकार के आधार पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण जो है प्रतिबंध भी लगा सकता है, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका इसमें नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है? सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता, फंडामेंटल राइट्स के रूप में मान्यता किसे प्रदान की है? हम कहेंगे देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार को दी है, आश्रय के अधिकार को दी है और सूचना के अधिकार को RT को दी है। तो हमारे तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, तो हमारे बी वाला रहेगा। बल्कि आपके आर्टिकल 21 में बहुत सारे अधिकारों को प्रदान की गई है। परमादेश के संदर्भ में विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। परमादेश के बारे में विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जैसे बात करें परमादेश के बारे में, इसे न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक अधिकारों के विरुद्ध में जारी किया जाता है। जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, पब्लिक सेक्टर के जो अधिकारी होते हैं, उनके विरुद्ध जारी किया जाता है, करेक्ट है। इसे संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के विरुद्ध जारी नहीं करता है। जो संविदा पर है उनके विरुद्ध में जारी नहीं किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। तो हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, तो बी वाला यहाँ पर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य
लिखे, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे बात करें देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अरे ये तो गलत है ना। देश में विधि के शासन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन ना तो ए रहेगा सही, ना ही दूसरा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बातें भाग 3 से संबंधित है, ना कि भाग 4 से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चंपाकम दोराई राजन मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे, करेक्ट है। मिनर्वा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में होने चाहिए, ये भी करेक्ट है। हमारे ऑप्शन दोनों करेक्ट है, तो हम बी पे टिक लगाएंगे, एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे सही है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। असम की दूसरी राजधानी बनाई जाएगी, असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को अब बनाया जाने की घोषणा जो है की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है, मतलब कि इसरो का आपको अध्यक्ष किसको बनाया गया है, डॉक्टर बी नारायण को यहाँ पर बनाया गया है। जनवरी 2025 में इनकी नियुक्ति जो है की गई थी। अभ्यास और आयोजित स्थल है, कौन सा अभ्यास किस आयोजित स्थल से संबंधित, जैसे बात करें इंद्र आपका चेन्नई से संबंधित है। कोमोडो की बात करें तो बाली से संबंधित है। सूर्य किरण की बात करें तो सलझंडी संबंधित है, और बिनवैक्स की बात करें तो अंबाला संबंधित है। ऑप्शन आपको यहाँ पर बी वाला जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रकृति 2025 के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रकृति 2025 के बारे में विचार करना है। इसका सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, भारतीय कार्बन बाजार की कार्य प्रणाली को समझना, बिल्कुल करेक्ट है। इस सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। तो हमारे ऑप्शन रहेगा एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी गल्फ फूड 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। तो दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य एवं पेय पदार्थ प्रदर्शनी हुई है गल्फ फूड 2025 का आयोजन है, कहां पर किया गया, तो हम कहेंगे दुबई में किया गया था। कहां पर, दुबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में वैज्ञानिकों ने KM3 क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप विद्यालय का उपयोग करके उच्चतम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की खोज किस स्थान से की है। तो भैया भूमध्य सागर से की है। कहां से, भूमध्य सागरों से इस चीज की खोज को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुस्तक और लेखक, कौन सा पुस्तक किस लेखक से संबंधित है। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी से संबंधित है। द महात्मा मैनिफेस्टो की बात करें तो राजेश तलवार संबंधित है। कर्मयोगिनी वीरांगना की बात करें तो विजय राहटकर से संबंधित है। IM की बात की जाए तो आपकी P गोपीचंद हिंदुजा संबंधित है। ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान 2024 की बात करें तो भद्रदेश दास को प्रदान किया, कैसे, भद्रदेश दास को प्रदान जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से तारीख और दिवस है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। तो बात करें 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 25 दिसंबर को आपका सुशासन दिवस मनाया गया, 24 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस नहीं बल्कि राष्ट्रीय पराक्रम जो दिवस है आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी की जैसी बात आती है तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया, कौन सा, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है मनाया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा, डी वाला जो है यहाँ पर गलत था, जबकि दो क्वेश्चन मैंने एक से ही बता दिए हैं। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापना किस स्थान पर की जा रही है। भारत का पहला सफेद बाघ का प्रजनन केंद्र किया जा रहा है रीवा में। अब रीवा की बात किया तो मध्य प्रदेश में एक जिला है रीवा, वहां पर आपका सफेद बाघ का प्रजनन केंद्र को बनाया जा रहा है। नगद आरक्षित एक अनुपात, CRR की बात करें, नगद आरक्षित अनुपात के पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो विचार करें भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इस पर ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है, करेक्ट है। यह बैंकों की तरलता को नियंत्रण करने के साथ आपातकाल में नियमन में सहायक भी होता है, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे दोनों सही हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी वाला रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि ट्रेजरी बिल के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ट्रेजरी बिल के बारे में कह रहा है ये शून्य कूपन बंधन पत्र के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है। इसे छूट के द्वारा जारी किया जाता है और अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। ए और बी दोनों सही है, तो हम कहेंगे बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के तहत 200 करोड़ रुपए का भंडारण रखना अनिवार्य है, करेक्ट है। वित्तीय नियामक कार्य के अंतर्गत या प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण का निर्धारण भी करता है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो डी ऑप्शन रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे बैंक दर के संदर्भ पर बताइए, जो बैंक रेट होती है उसके बारे में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण देता है, हम कहेंगे करेक्ट है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित भी कर सकता है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो ए और दो दोनों करेक्ट है, तो बी वाला यहाँ पर सही हमारा हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, निम्नलिखित पर विचार करें, इनमें से मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में कौन कौन से कथन जो है शामिल हैं। तो मूल में स्थिरता सुनिश्चित करना मौद्रिक नीति में आता है, तरलता को नियंत्रित करना यह भी मौद्रिक नीति में आता है, आर्थिक समृद्धि दर एवं मुद्रास्फीति के मध्य सामंजस्य स्थापित करना यह भी मौद्रिक नीति में आता है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना यह भी मौद्रिक नीति में आता है। तो हम कहेंगे डी वाला रहेगा, चारों ऑप्शन आपके मौद्रिक नीति के उद्देश्यों में शामिल जो है किए जाते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। गैर बैंकिंग वित्तियों के बारे में इसे CRR के प्रावधानों के अनुपालन की कोई बाध्यता नहीं होती है, बिल्कुल करेक्ट है। इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त होता है, नहीं, इन्हें लाइसेंस प्राप्ति ऐसा नहीं होता है। तो हम कहेंगे दूसरा वाला गलत है, केवल एक ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है वो सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में विचार करना है। यह योजना शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है, करेक्ट है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा सुरक्षा की सुविधा दी जाती है, भी करेक्ट है। सी ऑप्शन रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट आता है कि गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के निर्धारण के लिए आवश्यक शर्तों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर विचार कर रहा है गैर निष्पादनकारी संपत्तियों के बारे में, NPA के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं। लघु अवधि कृषि फसल के लिए दिया गया ऋण जो है जिसका भुगतान 2 फसली मौसम तक नहीं किया जाता है, तब वह NPA बनता है, करेक्ट है। ऋण के मूलधन अथवा ब्याज की राशि जिसका भुगतान 90 दिनों या से अधिक नहीं किया जाता है, तब वह NPA बनता है, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन जो है NPA के बारे में यहाँ पर सही थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त उच्च NPA के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। NPA के लिए उत्तरदायी कारक के 5 पूछ रहा है, कौन सा हो जाएंगे। औद्योगिक उत्पादन में कमी होना NPA का कारण बन जाएगा, दोहरे दुल्हन पत्र की समस्या होना NPA का कारण बन जाएगा, किसानों की ऋण माफी भी NPA की समस्या बन जाता है, रुग्ण इकाइयों को बंद करने के लिए उचित और पारदर्शी नीति का अभाव होना यह भी आपके NPA कारण बन जाता है। तो हम कहेंगे चारों ऑप्शन NPA कारण के लिए है, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट कौन सा है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यह डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड में पेमेंट की सुविधा पर लगने वाली फीस होती है, करेक्ट है। इससे प्राप्त रकम दुकानदार को प्राप्त नहीं होती है, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे ए बी दोनों सही है, तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम के बारे में कौन सा कथन गलत है। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच के टुकड़े हो जाते हैं, ये भी करेक्ट है। कम्बल को हाथ से फटकर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। हथौड़े को जत्थे में कसने के लिए हत्थे का जमीन को मारते हैं, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे 5वें न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन नाव से जमीन पर कूदने पर नाव पीछे हट जाती है, ये आपकी न्यूटन की गति के प्रथम नियम का आपका निम्नलिखित कथन में सही ऑप्शन नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भौतिक राशि और मात्रा के यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। जैसे बात करें विद्युत धारा एम्पियर करेक्ट है, पदार्थ मोल भी करेक्ट है, दाब जैसे दाब का नाम आता है डेसिबल नहीं, तो हम कहेंगे पास्कल संबंधी कौन सा है, पास्कल मात्रक होता है, तो सी ऑप्शन गलत है। जबकि ताप का केल्विन होता है, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रीम निकलने की मशीन किस कार्यप्रणाली पर कार्य करती है। क्रीम निकलने की मशीन जो है किस कार्यप्रणाली पर कार्य करती है, तो हम कहेंगे अवकेंद्रीय कार्यप्रणाली पर कार्य करती है। कैसी अवकेंद्रीय कार्यप्रणाली पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर जो है कार्य करती है, ध्यान रखिएगा। लिफ्ट में व्यक्ति के भार के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। लिफ्ट जैसे हम सभी आप लिफ्ट में सफर करते रहते हैं ना, कहीं जा रहे हैं मॉल में, तो लिफ्ट में जो होता है व्यक्ति के भार के संदर्भ में बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। जब लिफ्ट तुरंत गति से नीचे आती है तो व्यक्ति का आभासी भार जो है घटा हुआ प्रतीत होता है, करेक्ट है। नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट की छत से जा लगेगा, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। इसके लिए आपको थोड़ा सा नेट का सहारा लेके अच्छे से पढ़ना होगा, आपको प्रॉपर चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। पृष्ठ तनाव के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। पृष्ठ तनाव के बारे में सरफेस टेंशन के बारे में बात की जा रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बड़े बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, अरे नहीं ये तो गलत लिखा है। गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने से ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन आपका डी वाला सही रहेगा, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि तत्व के संदर्भ में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किसके बारे में कह रहा है, तत्व के बारे में। धातु के तत्व विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, करेक्ट है। ये ठोस अवस्था में आघात वर्धनी एवं तन्य होते हैं, ये भी करेक्ट है। दोनों ही तत्व के बारे में सही है, तो हम कहेंगे बी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बात करें किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, अणु
कहलाते हैं। करेक्ट बात है। किसी पदार्थ का वह संभव सूक्ष्मकण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ये भी करेक्ट है, तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो बी वाला यहाँ पर जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कोशिका के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। कोशिका के बारे में विचार करना है, इस जीवों के आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। करेक्ट है। यह प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है, तो सी वाला यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। सेल के बारे में बात की जा रही थी। एक तरफ एपीकल्चर है, सेरीकल्चर है, पिसिकल्चर है, विटिकल्चर है, कौन से पालन से उत्पादन संबंधित है बात कर लेते हैं। जैसे एपीकल्चर की बात करें, एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन संबंधित है, सेरीकल्चर की बात करें रेशम कीट से संबंधित है, पिसिकल्चर की बात करें मत्स्य पालन संबंधित है, और विटिकल्चर की बात करें तो अंगूर के उत्पादन संबंधित है। सी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सुसाइड क्या कहता है, सुसाइड थैली, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। मानव शरीर में एक सुसाइड थैली, आत्महत्या की थैली रहती है, उसे किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से मैथ के क्वेश्चन आ गए हमारे। मैथ के क्वेश्चनों को हमारे सर लगवाते हैं, जो कि आपको भी को पता है। तो यहां पर हम पढ़ते हैं अपने और भी क्वेश्चनों पर। एक मिनट, यहां पर जीएस के क्वेश्चन भी आएंगे, पहले उनको हम लगाएंगे। चलिए जीएस के क्वेश्चनों को हम पहले यहां पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में यहाँ क्वेश्चन है, कौन सा है, वन स्थिति, एक मिनट, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का वन एवं वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कह रहा है कि देश में जो वन एवं वृक्ष का आवरण है कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो हम कहेंगे 25.17% दर्ज किया, कितना 25.17% जो है दर्ज किया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों का अनुक्रम कौन सा है। तो अनुक्रम की बात करें, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान का अनुक्रम है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। सबसे ज्यादा 684 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ का है, 559 आपका वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का है, 559 वर्ग किलोमीटर आपका उड़ीसा का है, और राजस्थान का 394 है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो वक्फ बोर्ड के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है। जैसे बात करें, वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना, बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय एवं राज्य वक्फ बोर्डों में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को आवश्यक होना, ये भी करेक्ट है। मुस्लिम सदस्यों में 2 महिला का होना भी अनिवार्य है, ये भी करेक्ट है। प्रत्येक राज्य सरकार पृष्ठभूमि में एक व्यक्ति को बोर्ड में नामित कर सकती है जिसका मुस्लिम सदस्य होना अनिवार्य है। नहीं भैया, डी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत है। बाकी 3 ऑप्शन आपके सही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन जो है किस स्थान पर किया है। तो भैया किस स्थान पर किया है, तमिलनाडु में किया है। हाल ही में रामसर अभिसमय के तहत किसे आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता प्रदान की बात कर रहा है, किसे दी गई है। तो हम कहेंगे एक तो इंदौर को, जो कि मध्य प्रदेश में है, उदयपुर को, जो कि राजस्थान में, इन दोनों को आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता के रूप में प्रदान जो है किया गया है। 15वीं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2025 के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। सही नहीं है बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। जैसे बात करें यहाँ पर और भी ऑप्शन है क्या, हाँ जी और भी ऑप्शन है। तो बात करेंगे कौन सा ऑप्शन, भारत में 9 विश्वविद्यालय और संस्थानों में दुनिया के शीर्ष 50 शहर जगह बनाई है, ये तो करेक्ट है। आईटीआई दिल्ली में इंजीनियरिंग श्रेणी में 26वां स्थान प्राप्त किया है, ये भी करेक्ट है। बात करेंगे आईआईटी मुंबई ने इंजीनियरिंग एवं खनिज श्रेणी में 28वां स्थान प्राप्त किया है। तो भैया 28वां स्थान प्राप्त यहाँ पर नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला गलत है। और खनिज श्रेणी में धनबाद स्थित भारतीय खनिज विश्वविद्यालय ने 20वां स्थान प्राप्त किया है देश में, हम कहेंगे ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन था गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संदर्भ पर विचार करें। पहला है, इस बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में बनाया गया है, करेक्ट है। भारत विश्व का 70% हल्दी उत्पादन, 7 सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश। अरे भैया नहीं, ये आपका गलत है, केवल तेलंगाना वाला सही है आपका। तेलंगाना के निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय बनाया गया है, केवल एक ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में संपन्न हुए पहले चरण की गिद्ध गणना, कौन सी गिद्ध गणना के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की संख्या सर्वाधिक दर्ज की गई है। तो ऐसा कौन सा राज्य जहां पर गिद्धों की संख्या सर्वाधिक, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिद्धों की संख्या को दर्ज जो है किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में स्वच्छता लीग में शामिल मिलियन प्लस शहर की श्रेणी में किस शहरों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो शीर्ष शहर में नवी मुंबई को स्थान जो है प्राप्त यहाँ पर किया गया है। मिलियन प्लस शहर में श्रेणी में बात की जा रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। गलत ऑप्शन कौन सा है, भारत की तटरेखा 47.6% से बढ़कर अब 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। कितना, 11,098 किलोमीटर भारत की जो तटरेखा है वो हो चुकी है, पहला सही है। दूसरा है, नई पद्धति में खाड़ी, मुहाने, प्रवेश द्वार, अन्य भूआकृतीय विज्ञान संबंधी को शामिल यहाँ पर किया गया है, ये भी करेक्ट है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई सर्वाधिक वृद्धि के साथ सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है
बरकरार स्थान रहा, ये भी करेक्ट है। केरल की तटरेखा लंबाई में दूसरा स्थान हासिल प्राप्त है, नहीं भाई, केरल का स्थान पहला प्राप्त, दूसरा नहीं प्राप्त है। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर जो है गलत हो गया, ध्यान आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए बी सी आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन है, और हिंदी के क्वेश्चन हम अलग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कि हिंदी के अलग लोग देखते हैं, तो इसलिए हिंदी के हम पैसिव वीडियो बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने 140 क्वेश्चनों की जीएस की बात कर ली है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फुल टेस्ट ही लगा रहा हूं इस समय, फुल टेस्ट ही चैनल पर लग रही है, तो चैनल पर एक बार जाकर विजिट जरूर कर लेना है। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। जैसे ही एग्जाम ये खत्म होगा, बेसिकली यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन 27 जुलाई के बाद जोरदार तरीके से हम यूपी पीसीएस के लिए फोकस कर देंगे स्टार्ट, और एक दिन में 4 से 5 वीडियो आया करेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ये आपके चैनल होने वाला है, तो चैनल पर आप लोग जल्दी से एक बार ज्वाइन जरूर जोरदार तरीके से हो जाइएगा। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।